खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर्मीद भट्टी साहब, मैं हूँ सईद काजी और मेरे साथ हैं जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। नाज़रीन, हमें कुछ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, एक मारूफ कानूनदान हैं, गहरी नज़र रखते हैं। इस पे बात करेंगे, मगर कुछ खबरें पहले उनका हम जिक्र कर दें। फ़ौजी अदालतों का क्या मुस्तकबिल होगा? आज गैर मुइना मुद्दत के लिए ये जो है वो समाअत मुलतवी भी शायद हुई है, बल्कि यकीनन हुई है। और क्या ये बैक बर्नर पे इशू चला गया, जिस तरह इलेक्शन का इशू बैक बर्नर पे चला गया है, तो मामलात क्या इसी तरह चलते रहेंगे, लड़खड़ाते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे? नवाज़ ज़रदारी साहब की जो मीटिंग हुई है दुबई में, इसमें क्या तय पाया? कल तक हमें ये पता चला था, भट्टी साहब ने बताया था कि इख्तलाफात सामने आए हैं कि मोटी मतलब जगह या जो सीटों का क्या मामला होगा, किसको क्या मिलेगा, यानी अगर पुट इट ब्रीफ तायात नाअहली के खात्मे से क्या सियासत बदल जाएगी और क्या ये लोग वापस आके फिर जो है इस तरीके से सियासत कर पाएंगे एक ऐसे मुल्क में जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये माशी एतबार से वेंटिलेटर पे है और IMF के साथ डेड लॉक क्या ख़त्म हो गया? हम रोज़ाना ये कहते हैं मगर डेड लॉक ख़त्म होता नज़र नहीं आता। डेस्परेट हैं। और जनाब हमें और कह मेहमान जनाब इरफान कादर साहब, मारूफ कानूनदान, कैबिनेट भी हैं और भी बहुत से इनके हवाले हैं। तारुफ जनाब, बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब। तो इरफान साहब, ये पहले आपसे मैं शुरू कर लेता हूँ। ये फरमाइए कि ये मुझे लगता है कि फ़ौजी अदालतों का मामला बहुत जल्दी अदालत में निमटने वाला नहीं है, तो ये भी शायद इसके बारे में जिस तरह हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि अगर कोई फ़ैसला हुआ भी तो वो फ़ैसला उसी तरह से अमल दरामद होगा जैसे 14 मई के इलेक्शन के फ़ैसले का जो हुआ था सिलसिला। तो आप भी यही समझते हैं या आप डिफरेंटली देखते हैं? जनाब इरफान कादर साहब। नहीं, मेरा ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट में अब ये एहसास पैदा हो गया है कि कुछ चीज़ों में उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया था और उस तरह के ऑर्डर्स जो है इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकते। 14 मई का मैंने बहुत पहले बता दिया था कि वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो सकता। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को समझता है कि इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो उनको इज्तनाब करना चाहिए, तो इंशाल्लाह अब वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो माजी में कुछ केसेस में आई थी। तो इरफान कादर साहब, एक ब्रीफ क्वेश्चन फिर और भी लोग आपसे बात करेंगे। ये फरमाइए कि आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं? आपने सिविल सोसाइटी और आज़ादियों के लिए आपकी तवील जदोजहद है, जो भी इस, तो ये आप समझते हैं कि ये इन कोर्ट्स में, फौजी कोर्ट्स में मुकदमात चलने से हमारी जमहूरियत को एक यानी फ़ायदा होगा? देखें, फौजी कोर्टों में तो आप देखें कि ट्रायल होता है, वहाँ वकील पेश होते हैं, वहाँ एविडेंस लीड होता है, उसके बाद फिर अपील होती है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के सामने पिटीशन होती है। ये जो पिछले 10-12 साल में इन्होंने आर्टिकल 184(3) में हजारों लोगों के खिलाफ फैसले दिए हैं, उनके पास तो ना ट्रायल हुआ उनका, ना अपील थी, ना वो पार्टी थे, ना उनको रिव्यू की उन्होंने रिव्यू करने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया। तो अगर फेयर ट्रायल का मुवाजना करें तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले जो 184(3) में है, वहाँ पे फेयर ट्रायल भी नहीं था और फंडामेंटल राइट्स ऑफ ड्यू प्रोसेस जो है बुरी तरह से वायलेट हुए थे। इसीलिए पार्लियामान ये 2 कानून लेके आया पिछले दिनों में, ताकि उन लोगों की दादरसी हो सके जिनका रास्ता बंद कर दिया गया। जी भट्टी साहब, ये आपने सुना, और शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब, चले आपकी ये तो सोच आ गई कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले जरूरी हैं या शायद सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो गया। क्या अगर हुकूमत समझते हैं कि कल को कि पाकिस्तान में खरबों रुपए करप्शन से उड़ गए हैं, उनके वो फैसले भी सुप्रीम कोर्ट को, मिलिट्री कोर्ट को भेजे जा सकते हैं, ताकि उन लोगों ने जिन्होंने मुल्की खजाना लूटा है माजी में, उनके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में केस जाए जा सकते हैं? हुकूमत ऐसी कोई अमेंडमेंट या एक्ट ला सकती है? नहीं, कोई ऐसा एक्ट नहीं आ रहा, कोई ये मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये सारा मामले जो है ये इस तरह के नैब में जा सकते हैं और बाकी इदारे हैं, तो ये मिलिट्री कोर्ट में इस तरह के मुकदमों के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली मिलिट्री से नहीं है। जी शुएब शाहीन साहब, आपने राय सुनी भट्टी साहब की? इरफान साहब एक सवाल, वजीर दाखिला फरमा रहे थे अगर फैसला आ भी गया सुप्रीम कोर्ट का कि मिलिट्री कोर्ट नहीं बननी चाहिए तो हम नहीं मानेंगे। क्या एज ए वजीर दाखिला को ये बयान देना चाहिए? आप एक वकील भी हैं और एक जज भी रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं भी ये कह चुका था कि कोई भी ऐसा फैसला जो कि कानून के मुताबिक नहीं होगा। अच्छा शुएब शाहीन साहब, मैं थोड़ी सी आपकी चाहूँगा इस सिलसिले में रहनुमाई। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो है, ये मुझे सवाल मेरा ये है कि इस स्टेट में ये जो गोरा बहादुर दे गया था,
उसमें ये जो पिलर है अदालत, इसके अलावा कोई सुपरा बॉडी होगी, कोई इंडिविजुअल ये डिसाइड करेगा, वजीर डिसाइड करेंगे, कोई साफ़ी डिसाइड करेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल आइन से मुतसादम था या गलत था? हु विल डिसाइड दैट? या कोई भी बंदा इस सिलसिले में राय तो दे सकता है, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुपरसीड कर सकता है? आइन में ऐसी गुंजाइश मौजूद है शुएब शाहीन साहब? देखें, अगर आइन मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। आर्टिकल 189 है और 190 है। उसके मुताबिक तमाम इदारे, इंक्लूडिंग पार्लिमान, मैं बात करूंगा, इंक्लूडिंग आपकी एग्जीक्यूटिव, इंक्लूडिंग ऑल अदर कंसर्न्ड जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, दे आर बाउंड टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दे आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कोई देखें, इसको कौन डिटरमिन करेगा कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का गलत है, ये ऑर्डर ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है, आइन को तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला कर दे तो उस फैसले पे अमल दरामद कराने के तमाम इदारे पाबंद हैं, तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे। देखें, हमारे मुल्क की जो फौज है वो एक एग्जीक्यूटिव इदारा है, एग्जीक्यूटिव इदारा का एक हिस्सा है। दैट इज नॉट द पिलर ऑफ द स्टेट। रियासत के 3 स्तून हैं, मुकर्रना, इंतजामिया, वो इंतजामिया का एक हिस्सा है, और जुडिशरी इज द टॉप ऑफ दैट लिस्ट। हाँ, आइन बनाने का, आइन अमेंड करने का, कानून साजी का अख्तियार पार्लियामान का है, लेकिन वो भी अगर आइन में तरमीम करनी है तो वो 2/3 मेजॉरिटी से करेंगे, कानून साजी करनी है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करना, उसको ये कोई एक मिनिस्टर उठ के कह दे कि जनाब हम नहीं मानते, या ये इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, या इसको हम अमल दरामद ही नहीं करेंगे, न सिर्फ ये तौहीन अदालत है बल्कि आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये मैं समझता हूँ कि इस पे सुप्रीम कोर्ट आज, कल, परसों जब भी होगा वो इस पे एक्शन ले सकती है। उसी लिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक प्रोविजन आइन में रखी गई है, और ये आइनी तौर पर। काजी साहब, मैं शुएब शाहीन साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। इरफान साहब से भी सवाल पूछें। अच्छा, शुएब साहब, गुजारिश ये है कि अभी मोहतरम आरफान कादर साहब ने फरमाया कि मैं भी नहीं मानूंगा, और वजीर दाखिला भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। मैंने 25 साल सहाफत में नहीं ये देखा। ये फैसला कौन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म गैर आईनी है या आईनी है? ये तो आप पूरी आवाम को हक दे रहे हैं, तो कोई अदारा भी नहीं मानेगा। वो कहेगा एंटी करप्शन हमारा अपना रूल ऑफ लॉ है, पुलिस कहेगी हमारा अपना डिसिप्लिन है, तो हम क्यों माने? तो फिर अदालतों के फैसलों की हैसियत क्या रह जाएगी? देखिए, ये तो फिर बनाना रिपब्लिक होगी ना। फिर आपको क्या, अगर फिर इंतशार होगा, फिर अफरा तफरी होगी, फिर रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। रियासत का मतलब यह है कि रियासत की बुनियाद है आइन के ऊपर। अगर आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो कि हाईएस्ट फोरम है, अगर हमने उसको मानने से इनकार कर देना है, या एक शख्स इनकार कर देगा, या कोई इदारा इनकार कर देगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या अदालतें तो फिर बंद कर देनी चाहिए ना। ये आपकी बात आ गई शुएब शाहीन साहब, क्योंकि बहुत सी बातें हो गई। इरफान कादर साहब, ये आपने दोनों आरा सुनी, इस तरह तो एनार्की हो जाएगी एंड एवरीबॉडी वो जो है वो नहीं, कोई वो कहेगा कि जी हम तो नहीं मानते, ये गैर आईनी था। तो ये फिर इस ये क्या सिचुएशन डेवलप होगी? प्लीज योर टेक। सिचुएशन ये डेवलप होगी कि अगर ये बनाना रिपब्लिक कुछ कह रहे हैं, तो फिर इस तरह के फैसले जो कि आइन के मुताबिक नहीं है, अगर उनको मानना शुरू करेंगे तो फिर तो ये ना सारे, तो इस तरह के तो फैसले नहीं। अभी ये 14 मई का फैसला है, शुएब शाहीन साहब करा लेना इलेक्शन। अब जो कह रहे थे कि मैं 14 मई को मैंने इलेक्शन कराना है, तो कंटेम्प्ट लगा देंगे प्राइम मिनिस्टर को। कंटेम्प्ट का लॉ तो सारा पढ़े, कैसे लगा देंगे कंटेम्प्ट? देख लें कि लगा के कंटेम्प्ट वो इम्प्लीमेंट, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, इम्प्लीमेंट करके दिखाए ना इम्प्लीमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डेट दे सकती है? आइन में अगर एक चीज लिखी है, सुप्रीम कोर्ट आइन से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट तो आइन के ताबे है। और इन्होंने जो आर्टिकल कोर्ट किए हैं 189, 190 के सुप्रीम कोर्ट के एड में काम करेंगे, उससे पहले एक आर्टिकल आता है, वो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किसी अदालत को वो इख्तियार नहीं है जो उसको तफवीज नहीं किया गया आइन में और कानून में। और अगर इस तरह का ऑर्डर करेगी अदालत, तो कोई नहीं मानेगा उनका ऑर्डर। जी अच्छा, इरफान साहब ये रहनुमाई फरमाइएगा। इरफान साहब, ये अगर जैसे वजीर दाखिला ने फरमाया हम फैसला नहीं मानेंगे, तो डू यू थिंक इसका मतलब है हुकूमत तौहीन अदालत का नोटिस भी दे दे तो वो अपीयर नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट उन्हें सजा भी नहीं दे सकेगी? नहीं, हुकूमत को, जजों को पता है, वो कभी भी नोटिस नहीं देंगे। उनको भी तो पता है ना कि उनके फैसले जो है वो सही है या गलत है। आपका मतलब है उनको ये भी नहीं पता? उनको पता है कोई नोटिस वोटिस इस पे नहीं होगा,
तो फिर यूसुफ रजा गिलानी को क्यों दिया था? इरफान साहब, मेरा आपसे जाती मरासम है, मैं इसलिए थोड़ा सा मार्जिन ले लेता। फिर यूसुफ रजा गिलानी को सदर पाकिस्तान को लेटर ना लिखने पर तौहीन अदालत क्यों हुआ और वो घर क्यों गए? हाँ, वो सारी चीजें जो है अब खुल के सामने आ गई हैं। वो बिल्कुल गलत हुआ था, एक गैर आईनी फैसला था। यूसुफ रजा गिलानी ने उस वक्त इस्तीफा दिया था, वो फैसले को नहीं माना, वरना इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने इस्तीफा दे के वजारत उस्मा को छोड़ा था, उन्होंने फैसले को नहीं माना था। जी शुएब शाहीन साहब, अब आपकी तरफ मैं आऊँगा। आपने राय सुनी हमारे फाजिल दोस्त जनाब इरफान कादिर साहब की, तो आपके उन्होंने कुछ आर्टिकल्स का भी हवाला दिया है, तो ये फिर क्या ये कैसे तय होगा? कोई जुलूस ले जाएं हम, या कोई उधर से जुलूस आ जाए, या सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये बैठ के कोई मामला हल हो सकता है? देखें, अगर इस तरह फैसले हमने कराने हैं अपनी विश एंड विल पे, तो फिर आइन को हम ख़त्म कर दें। आइन के मुताबिक हम फैसले अदालतों में नहीं जाएंगे। मुझे बताएं तो किसके पास जाएंगे? एक आम शख्स का फैसला हो तो उसको 1 घंटे के नोटिस पे वो इम्प्लीमेंट करा दें। जो बाकी लोग हैं, जो ताकतवर तबके और हल्के हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना हो तो सुप्रीम कोर्ट अगर चुप करके बैठ जाए, हाँ जी हम नहीं कराएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है आर्टिकल 175 का, वो उसका इससे ताल्लुक कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, उसमें यह है कि जो अदालत वो होगी जिसके ऊपर बाई लॉ उनको पावर्स दी गई होगी। भाई सुप्रीम कोर्ट को तो पावर्स है ना। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अगर आर्टिकल 184 से शुरू करें, 184 है, 185 है, 186 है, 188 है, 187 है, वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आर्टिकल 189, 190 है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर हमने नहीं मानना तो सिविल जज के फैसले को कोई कौन मानेगा? और जहाँ तक 14 मई के इलेक्शन का ताल्लुक है, जिन लोगों ने, जिन इदारों ने, जिन अशखास ने उसकी वायलेशन की है, सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है, उसके पास अभी इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, वो आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भी उनके खिलाफ एक एक्शन ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेना चाहिए, इसलिए कि अगर ये नहीं लेते हैं तो रूल ऑफ लॉ का तो कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाएगा। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये कहना कि जी आप आगे ये फैसला जो आएगा हम नहीं मानेंगे, तो मानना जिन्होंने है उन लोगों ने मानना है। ट्रायल ऑफ दी जो एक्यूज्ड हैं वो शिफ्ट हो जाएगा टू दी कंसर्न फोरम, तो जिस अदालत में जाएगा ज़ाहिर उस अदालत में उसका ट्रायल करना है। तो ये कह देने से, किसी एक दो अशखास के कहने से मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि हम फैसला वो देखेंगे कि जो हमें सूट करेगा वो हम मानेंगे, जो सूट नहीं करेगा हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अफरा तफरी की बुनियाद पर होगा। फिर इसकी बुनियाद पर जो ताकतवर लोग और तबके और हल्के हैं वो इसका मिसयूज़ करेंगे और मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। इसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं होना, मुल्क को कम से कम फ़ायदा नहीं होना। इरफान कादर साहब, बादी नज़र में लग रहा है कि फ़ौजी अदालतों का जो मुस्तकबिल है वो सुप्रीम कोर्ट ही अब तय करेगी। मेरा आपसे सवाल यह है कि पाक फ़ौज के तर्जमान हैं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि 17 फ़ौजी अदालतें काम कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये 17 फ़ौजी अदालतें की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक है और वो क्या ट्रायल हो रहा है और मुल्ज़मान के साथ क्या है? थोड़ी तफसीलात हमें इन अदालतों के हवाले से फराहम करें तो मैं मशकूर हूँ आपका। जी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले वो शुएब साहब की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने खुद हवाला दे दिया आर्टिकल 187 का, तो जरा शुएब साहब से पूछ लें कि आर्टिकल 187 है क्या, उसकी लैंग्वेज जरा पढ़ तो दें। आर्टिकल 187 पढ़े जरा। 187 जी शुएब साहब को क्या पढ़े जरा, आपके सामने पढ़ के बताएं ना। पढ़ के बताएं जनाब। अगर हमने पूरी बहस इरफान कादिर साहब और मैंने यहाँ करानी है आपने हमसे, तो फिर हम नहीं शुएब साहब, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। इत्तेफाक से मेरे सामने हमको पता चले, आप पढ़ दें ना, आप पढ़ दें। ये सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम है, मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ मेरे पास भी है, आप पढ़ दें, मेरे पास है। जी जी मैं पढ़ दूं सर। क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 175 The Supreme Court shall have the power to issue such direct सही पढ़ा है। तो लिहाजा ये आर्टिकल 187 ताबे है ना क्लॉज 2 के, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 के ताबे है ना, जो मैं बात कर रहा था। ये मैं कह रहा हूँ आपको। आप कह रहे थे कि हमने कब कहा है कि वो 175 इससे एक्सक्लूडेड है, लेकिन मुझे ये बताएं फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं करेगी तो उससे बड़ी कोई अदालत है जो ये फैसला करते हैं? मैं करूंगा, फैसला आप करेंगे। जहाँ आइन का तजाद होगा सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ हम सब पे लाजिम है कि हम आइन को माने। सिंपल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन करा दें, तो वो तो आइन का तकाजा था। आप कहते हैं कि नहीं,
प्रॉपर असिस्टेंस ही नहीं मिला, उनसे गलती होगी, उनको पता है कि उनसे गलती अच्छा होगी। शुएब साहब, अपना कादिर साहब मैं थोड़ी सी अवामी चीज की तरफ आता हूँ, क्योंकि ये बड़ी दकीक बहस है, हम बहुत लर्न कर रहे हैं हम तीनों आपसे सिंपल बहस है ये, नहीं नर्सरी इरफान साहब भी समझ जाएगा ये। इरफान साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक तस्वर आ रहा है, गलत या सही, आप पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं और आपकी बड़ी स्ट्रगल है कि यहाँ जो ओलिगार्की और जो ओलिगार्क्स हैं, जो ज़राए पैदावार पे भी जिनका कब्जा है, इस मुल्क के तमाम बड़े इदारे जो हैं ये इसमें भी यही लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने तय कर लिया है कि हमने अपने ही पिलर स्टेट हम जो कहेंगे, ये तस्वर आया है। और इसके तस्वर की एक ये है कि ठीक है एहतजाज करना, टीवी पे बैठ के बात करना और चौखट पे जाके सुप्रीम कोर्ट के उनको गालियां देना, ये जो वाकया हुआ है, हाउ कैन वी, हाँ ये मैं इतफाक करता हूँ कि गलत आइन के खिलाफ, जो भुट्टो के खिलाफ गलत फैसला था, हम सब उसके खिलाफ हैं आज तक, मगर इज दिस द वे कि जी हम इसको बुलडोज कर देंगे जो आ रहा है सिलसिला? नहीं, किसको बुलडोज करेंगे, मुझे आपकी आवाज आप बताएं ना कि जब 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके जो लोग हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, जिनके कोई आपके तो क्रीडेंशियल है ना, आप बात करते हैं तो कोई वजन होता है, मगर ये लोग जो आगे करके रोजाना सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बारे में बात करते हैं, डू यू थिंक कि ये किसी डिसेंट स्टेट जिसको आगे भी बढ़ना है, तरक्की भी करनी है, उसके लिए ये बड़ा मुफीद है? आपने नोटिस नहीं किया कि ये लोग, इनमें से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के खिलाफ थे जो उस वक्त माइनॉरिटी में अपनी मर्जी से फैसले करते चले जा रहे थे, वरना तो वो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा इरफान साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, आप मुझे पता जरा दबंग बोलते हैं, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट अगर हुक्म देती है कि मिलिट्री कोर्ट नहीं बनने चाहिए तो हुकूमत पाकिस्तान मौजूदा नहीं मानेगी, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट नहीं कानून समझते, पार्लियामेंट बेहतर कानून समझती है और तशरीह पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, जहाँ पे के पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एग्री नहीं करती आइन की तशरीह पे, तो वो लेजिस्लेटिव जजमेंट देती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल जजमेंट देती है, और इसका मतलब है कि लेजिस्प्रूडेंस और जूरिस्प्रूडेंस का टकराव हो गया है। जहाँ पे लेजिस्प्रूडेंस और जूरिस्प्रूडेंस का टकराव हो जाए, वहाँ पे जिधर ज्यादा प्रूडेंस होगी कौम उधर जाएगी। जी शुएब शाहीन साहब, योर टेक ऑन दिस। देखिए मैं नहीं समझता कि इस तरीके से, देखें सुप्रीम कोर्ट, ये भी सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच की जजमेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के इम्पैक्ट को नलीफाई करना हो तो भी आपको उसके मुताबिक आइन में या कानून में तरमीम करने की ज़रूरत है। मसलन मैं एक बात करता हूँ, मसलन आर्टिकल 62 में ताहयात नाअहली की टाइम मुकर्रर नहीं है, आप कल उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है ताहयात नाअहल हो गए, अगर उसके अंदर आपने टाइम बाउंड कर दिया कि नहीं ये 5 साल होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप करारदाद के जरिए कह दें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमने नलीफाई कर दी, इट कैन नॉट बी डन। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये तो नहीं कहा जा सकता आम तौर पर कि जो पार्लियामान है कि वो मेलाफाइडली ऐसे कवानीन बना रही है, लेकिन जिस कानून के अंदर बोनाफाइडी नहीं होगी तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच की जजमेंट है 2013 CMR 1752, उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने उसमें एडिशनल नोट दिया है। तो अगर बोनाफाइडी की लैक ऑफ बोनाफाइडी की बुनियाद पर भी वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है, तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और कोई भी इदारा या कोई भी शख्स ये कहे एक करारदाद पास कर दे कि भी हम नहीं मानते, करारदाद की ना कानूनी हैसियत है, ना वो कानून होता है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो फील्ड में रहती है अनलेस जो उसके अंदर रीजंस हैं वो ना ख़त्म की जाएं बाय द पार्लियामान। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दे कि इन एक्यूज का जो है ट्रायल नॉर्मल कोर्ट्स में होना चाहिए। अगर ये हो गया तो इसका कोई शख्स या कोई इदारा या हुकूमत पाकिस्तान ये कहे कि हम उसको मानते ही नहीं हैं, वो दे आर जुडिशरी इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट ऑर्डर। वो आर्टिकल 189 के तहत और आर्टिकल 190 के तहत तमाम फिर एग्जीक्यूटिव इदारे भी पाबंद होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने। भट्टी साहब आप बड़े उदास लग रहे हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं इरफान साहब से? नहीं मैं देख रहा हो गया, मुझे भी तो पूछ लें। आप की तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं इरफान साहब, आपसे तो सीख रहे हैं, आपसे तो सीख रहे हैं। अच्छा देखिए आप फरमा रहे हैं शाहीन साहब ठीक कह रहे हैं कि करारदाद के जरिए अदालतों की जजमेंट्स को नहीं खत्म किया जाता, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अदालत की जजमेंट खत्म हो गई थी और इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए थे, ये भी मैं आपको बता दूं। हालांकि ये ठीक है आप जजमेंट नहीं, ये फरमाए चले, आप जजमेंट मान लिया आपका लेजिस्लेशन के जरिए।
तो अगर इरफान साहब जैसे चीफ जस्टिस ने 14 जुलाई का मई का इलेक्शन का हुक्म सादर फरमाया और उसके बाद वो इलेक्शन भी नहीं हुआ, हमने तो सुना था तमाम अदारे पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इंप्लीमेंट कराने की, और अब मिलिट्री कोर्ट का लगा है। कल को ये कह देते मिलिट्री कोर्ट नहीं बनाए तो क्या हुकूमत फैसला मानेगी या चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई अपना फैसला करेगी बड़ा? मैंने तो कह दिया है कि अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो वो आइन के और कानून के मुताबिक नहीं होगा, इसलिए मेरा नहीं, अदालत ऐसा फैसला करेगी ही नहीं। क्यों अदालत ऐसा फैसला करेगी जो कि आइन और कानून के खिलाफ होगा? नहीं, तो अगर ये कानून के खिलाफ नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ने बेंच क्यों बनाया? अगर बेंच गलत बनाया तो हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो थोड़ा सा कंफ्यूज सा ये बात हो रही है इरफान साहब। नहीं, तो उन्होंने बेंच, बावजूद के उन्होंने बेंच बनाया, अब वो आगे पेशरफ तो काफी हद तक रुक गई है ना। आज सुना या अफरीदी साहब का भी ऑर्डर आ गया उस पर। जी, वो कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं। अच्छा, नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि फुल कोर्ट बनाएं, और उन्होंने तायीद की है अपने 2 सीनियर जजों की भी, जो कहते हैं कि ये बेंच ही गलत, इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है। अच्छा, दो बातें मैंने आपसे पूछनी है। मैं आखिरी लास्ट क्वेश्चन, इरफान साहब आपने बहुत टाइम दिया। एक तो क्या कोई रेफरेंस ला रही है हुकूमत, और दूसरा क्या बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी और जुडिशरी भी, इज स्टेट इन वॉर विद इटसेल्फ? नो, स्टेट इज नॉट इन वॉर विद इटसेल्फ। जमहूरियत में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपस में इस तरह की चीजें आराम से तय हो जाती हैं फाहम तफहीम से। ये जो दिखाया जाता है कंटेम्प्ट लगा देंगे, कंटेम्प्ट लॉ की हैसियत क्या है वो तो मैं जानता हूँ ना। कंटेम्प्ट लॉ तो पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। ठीक हो गया। और रेफरेंस ला रही है हुकूमत कोई किसी हवाले से कुछ ऐसे किसके खिलाफ कुछ जजेस के खिलाफ या कुछ इस तरह का जो आप कहते हैं कि हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है फिलहाल कि ऐसे ही खामखा रेफरेंस वगैरह लाए, बल्कि जजेस को और हुकूमत को आपस में एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो स्टेट का हिस्सा है और स्टेट में और अदालतों में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टेट के ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं उनके बारे में अदालत का हक है कि जरूर फैसले दे, लेकिन सारी रियासत, सारी हुकूमत उसके खिलाफ ना तो अदालत जा सकती है ना हुकूमत अदालत के खिलाफ जा सकती है। बड़े पॉजिटिव नोट पे इरफान साहब, आपने बड़े पॉजिटिव नोट पे बड़ी काजी साहब, अगर आप शहीन साहब से मुझे सवाल करने में, बड़ी साहब आप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप जरा क्विकली पूछ लें। साहब, ये हुकूमत और अदालत एक पेज पे क्यों होनी चाहिए? ये तो अच्छा, आप सुने, एक शॉर्ट ब्रेक है। बटी साहब, क्या होता है? व्हाट इज पेज? मेरे ख्याल है वो शुएब साहब हमारे साथ नहीं है। इरफान साहब का बहुत शुक्रिया और जनाब शुएब शाहीन साहब का बहुत शुक्रिया। और पॉजिटिव नोट ये था कि स्टेट इज़ नॉट एट वार विद इट सेल्फ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मगर सवाल यही फिर पैदा होता है जिसका हल हम ढूंढ रहे हैं कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या सुपरा बॉडी कोई होगी जो सुप्रीम कोर्ट और इसके अंदर जो इख्तलाफ है इंटरप्रिटेशन ऑफ, वो कौन करेगा? तो फिर क्यास होगा या एक खूबसूरत ज़माना तुलू होगा हमारे लिए। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नदीम अफसल चंद साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच नदीम अफसल चंद साहब। हजूर, ये फरमाइए कि ये 2 सवाल हैं मेरे आपसे। बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपका खानवादा भी बड़ा नोन है इस हवाले से। तो ये जो एक तो ये मामला है, हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर पहले कि अभी आपकी हुकूमत के ही एक वज़ीर हमारे साथ थे जनाब इरफान कादर साहब, तो वो कहते हैं जी कि ये अगर फैसला इस तरह का आया सुप्रीम कोर्ट का तो हम नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल में वो लाइन फिर बार बार ड्रॉप हो रही। बड़ी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और थोड़ा सा सवाल करते हैं आपसे। ये नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब की दुबई में मीटिंग के हवाले से आपने कहा था कि कुछ तय नहीं हो रहा कि कौन कौन से जमहूरी हकूक़ किसको मिलने हैं, वो उस पर कोई आपस में नज़ा है। तो फिर क्या कुछ तय हुआ, कुछ फ़ैसला हुआ? और एक शुनीद ये भी है कि मियाँ साहब शायद फ़िलहाल पाकिस्तान ना आए, लंदन वापस चले जाएं। इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? काजी साहब, एक तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई शुएब शाहीन साहब और इरफान कादर साहब से, लेकिन मुझे बहुत सी तशनगी रह गई। मैं सारी उम्र, मैंने हाई कोर्ट की बीट भी किया, ये समझता रहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म फाइनल होता है। आज पता चला कि सुप्रीम कोर्ट को हुक्म पार्लियामेंट से पूछ के मुबैना तौर पर देना चाहिए। खैर, जा रहा है दुबई में। काई साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन से और 10, 3, 4 सोर्स से कंफर्म कर रहा हूं,
उधर एक अवाम डिस्कस नहीं हुई किस मुखालफ को कैसे कुचलना है, आइंदा इक़्तिदार में सदर कौन सा होगा, किस सूबे में वजीर आला किसका होगा। मैं हैरान हूं कि इलेक्शन के बगैर, इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं, कैंडिडेट बने नहीं, रिजल्ट आया नहीं और आधे ओहदे बांटे जा रहे। यहां तक के अगर मेरा मिनिस्टर है तो मेरी मर्जी का सेक्रेटरी लगेगा, गवर्नर मेरी मर्जी का लगेगा। अनबिलीवेबल सूरत हाल है। मुझे तो लगता है जो बनाना रिपब्लिक बहुत पीछे रह गया, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया है। इस किस्म की उधर गुफ्तगू हुई है। जो साहब इल्म ने मुझे बताया, उन्होंने कहा यार हम कान पकड़ गए किस पॉलिटिशियन ने जो बहुत करीब है। मैं क्या अच्छा भट्टी साहब, मैंने भट्टी साहब ये चंद साहब की दोबारा हमसे रब्ता बहाल हुआ है। हजूर एक तो चले इसी तरफ आ जाते हैं, सवाल इसी पे बना लेते हैं कि ये जो एक हडल या एक मुलाकात दुबई में हो रही है, इसकी क्या तफसील है और क्या यानी वहाँ पे फैसले हो रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। और भट्टी साहब खबर ये दे रहे हैं कि वहाँ पे तो फैसले ये हो रहे हैं कि किस सूबे में कौन किसका CM होगा या क्या सिलसिला होगा, हालांकि अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए। आप क्या कहेंगे कि वहाँ ये हो रहा है या कुछ और हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, और आप दुआ करें कि इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएं फ्री एंड फेयर। और बिलावल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी जरदारी साहब से और बिलावल साहब से बात हुई है और पार्टी के अंदर भी डिस्कशन हुई है कि पीपल्स पार्टी हर सूरत इलेक्शन चाहती है। और इलेक्शन हो, एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ सच्ची बात है इलेक्शन वही होते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसी की क्रेडिबिलिटी होती है, इसी से जमहूरियत मजबूत होती है। हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी तरक्की करे, डेमोक्रेसी जवाल पजीर ना हो, ये आगे बढ़े, ये बेहतर हो। तो बात यह है कि अभी तो गवर्नरी बांटना या चीफ मिनिस्ट्रियां बांटना, वो जिसको वोट मिलेंगे, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी को मिलेगी, या जिसके साथ कोलिशन पार्टनर के तौर पे कोई बैठना चाहेगा उसी को मिलेगी, जिसको अवाम फैसला करेंगे उसी का हक बनता है। बाकी मैनेजमेंट होती है, ये कोई वो इलेक्शन तो नहीं। उस तरह का मैनेजमेंट अगर करके आपको कर भी लेंगे तो फिर पिछले सालों से हमने देख लिया है फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारा एज ए दानिश्वर, एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए पोलिटिकल पार्टी, हमें अब सारों को रवैया अपनाना पड़ेगा कि हम इस जमहूरियत के लिए जो कोई भी अल्फाज बोल सके, जो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सके। मुल्क मुश्किल हालात में गुजर रहा है, इस वक्त एक ऐसे इदारों पे हमलों की सूरत में हमारी आपस की पोलिटिकल पोलराइजेशन जो है इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि अब वो मिसाके मईशत हो या मिसाके जमहूरियत हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसी पे आना पड़ेगा। जी भट्ट साहब। चंद साहब, आप ये देखें 12 अगस्त को अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो इस सूरत में जो दुबई में मीटिंग चल रही हैं, इनमें क्या ये बात चल रही है? मैं आपसे तस्दीक करना चाहता हूं कि 9 मई के जो वाक़यात के मनसूबा साज हैं, जब तक उनका कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते तब तक इलेक्शन को ही मुलतवी रखा जाए। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको अगर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं तो आपको अपोजिशन में बैठी हुई कौन सी पार्टी नजर आ रही है? देखें जी, ये मैं क्या सराइयाँ या मैं कोई ऐसे तो नहीं बता सकता कि क्या होगा, मैं को गायब कलम नहीं जानता, लेकिन इतनी बात है कि हमारी पार्टी के अंदर जो डिस्कशन हुई है उसमें ये कभी ये नहीं डिस्कशन हुई कि मुंतकी इंजाम तक कौन पहुंचेगा। देखें उसके ऊपर आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हो चुका है, चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, पार्लियामान में डिस्कस हो चुकी हैं, मामलात इन्वेस्टिगेशन और अदालतों की तरफ जा रहे हैं। उस पे तो मेरे ख्याल में उस पे इलेक्शन तो कोई डिले करना या करवाना कोई वो लॉजिक नहीं है उसमें। तो उस पे डिस्कशन क्या होनी है, वो तो अपना कानून अपना रास्ता बना रहा है, वो आपका और या मेरा या किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं। अल्टीमेटली देखें कानून अपना रास्ता बनाएगा और उस पर अमल होगा। जहाँ तक इलेक्शन देखें कुछ पार्टियों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन डिले हो, जिनको नजर आता है, और मेरे ख्याल में वो डिले किसी सूरत। आवाज चंद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा। जी। अच्छा भट्टी साहब लाइन पे हैं। चंद साहब आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? चंद साहब, मेरा नाम आरिफ हमीद भट्टी है। मैं एक आधी दफा आपको मिलूं, अगर आपको याद हो मेरा सलाम। जी आप मेरे बड़े भाई हैं जी। अच्छा, गुजारिश है, मैं नदीम अफजल चंद को जानता था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इवन के हुकूमत में भी उन्होंने वो बात की, मुझे खुद नहीं यकीन आई। ये मुझे बता दें जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या ये सियासी है
क्या जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 14 मई को इलेक्शन कराया जाए उस पर नहीं कराया गया? निगरान हुकूमत आप जैसे पॉलिटिकल लोगों से सुना था कि 90 दिन के लिए आते हैं, जियाउल हक की 90 दिन के लिए आके 11 साल होती है, मुशर्रफ की 90 दिन के लिए आके 9 साल होती है। तो अब मिलिट्री को अदालतों के हुक्म ना मानना और फेयर इलेक्शन होने के आसार नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जी भट्टी साहब, इस मुल्क में कभी भी आइडियल इलेक्शन नहीं हुए, फ्री एंड फेयर आप 100% कहें तो कभी भी नहीं हुए। बीबी की शहादत के बाद देख लें या उससे पहले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की शक्ल में देख लें या 2018 का इलेक्शन देख लें, मैं कहता हूँ कभी भी आइडियल नहीं हुआ। अब अगर मैं ये कहूँ कि 100%, मैं समझता हूँ बेहतर से बेहतर इलेक्शन हो, पिछले इलेक्शनों से बेहतर होने चाहिए। लेकिन बाकी मैं आपकी बात समझता हूँ, आपको मैं जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अदल अल्टीमेटली हमें अदल की तरफ जाना पड़ेगा। भट्टी साहब अदल नहीं होगा तो मैं पुराने नदीम अफजल चंद से बात करना चाह रहा हूँ, जिनकी बारे में 5.5-6 साल पहले मेरी बात हुई थी। मुझे मौका दे दे, थोड़ा सा मुझे मौका दे दे, मैं थोड़ा सा जानता हूँ उनको। सिर्फ 90 दिन पे आने वाली पंजाब और केपी के निगरान हुकूमत का रहना इस वक्त जायज है कि नाजायज? सिर्फ हाँ या ना, एक पॉलिटिकल विजन रखते हैं आप और एक जुर्रत भी रखते हैं। देखिए जी, जो आइन के तहत काम ना हो रहा हो या आइनी तरीके से ना हो रहा हो, मैं उसको जायज कैसे करार दे सकता हूँ? मैं भट्टी साहब, जो चीज गलत हो रही हो या लॉजिक हो, मैं उसको लॉजिकली साबित भी करना चाहूँ तो मैं कैसे साबित कर सकता हूँ? इसका मतलब पंजाब और केपी की गलत हुकूमत है। आइन में तो 90 दिन है, अगला लफ्ज लिखा है तो मुझे बता दें, मेरी रहनुमाई करें। नहीं, आइन में 90 दिन नहीं है, आइन में 90 दिन नहीं है, और अल्लाह करे आइन के मुताबिक हम चलें, मेरी तो दुआ है। अच्छा नदीम साहब, मेरा जाती तौर पे अगर नुकसान भी हो रहा हो तो मैं समझता हूँ हो जाए, लेकिन आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए। मुझे सबसे यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अच्छा, एतजाज हसन साहब बहुत ही वेटरन आपके और बड़े अपराइट आदमी हैं, आपकी तरह के लोग जो हैं उसमें आप उनसे आप, और लतीफ़ खोसा साहब, तो ये कुछ राय इनकी ज़रा मुख्तलिफ हमें लग रही थी, तो इनका क्या मुस्तकबिल है ये, और क्या आप इनको कैसे देखते हैं, ये जो आजकल लाइन ले रहे हैं, पार्टी कैसे देख रही है? देखिए जी, ये मेरे तो बड़े सीनियर हैं और बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, और मेरा ज़ाती तौर पे उनसे बहुत अच्छा तल्लुक है, तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। मैं तो उनसे बहुत जूनियर हूँ। मेरी बाकी पार्टी के अंदर जब सी के अंदर उनका मामला आएगा या किसी ऐसे फोरम पे आएगा जहाँ मैं अपनी राय दे सकता हुआ तो मैं ज़रूर दूंगा राय, लेकिन ऐसे लोग पार्टियों का एहसास होते हैं, राय मुख्तलिफ कभी कभी हो जाती है, और मेरे ख्याल में पुराने लोग एहसास होते हैं, और पीपल्स पार्टी अपने एहसासों को पहले तो संभाल के रखती थी, अपनी उम्मीद है संभाल के रखी। तो गोया ये जो फिलहाल है ये वक्ती है, जो उनको शो काज नोटिस वगैरह और इस तरह की जो सिलसिले चल रहे हैं, शो का नोटिस भी है, पार्टी से उन्होंने हट के बात भी की है, पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट भी बिल्कुल है, और मैं समझता हूँ कि उनको पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए और पार्टी के फैसलों को, क्योंकि चौधरी साहब और खोसा साहब अपनी राय देना जानते हैं। चौधरी एतजाज हसन तो बड़ी खुल के राय देते हैं और किसी से डरते बरते नहीं है, तो मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर अगर आप राय दें बेहतर तरीके से। अच्छा, एक मैंने ब्रेक पे जाना है, एक क्विक क्वेश्चन तो वो बेहतर होता है। नदीम भाई, एक क्विक क्वेश्चन, एक बहुत ही बड़ा कौमी नवीयत का मसला है कि पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा, ज़का साहब होंगे या ये, तो सुना है जरदारी साहब को भी सिफारिशें करवाई जाती हैं, तो ये वैसे भी र्यूमर मिल है, सोशल मीडिया है या फजूल बात है? नहीं, जरदारी साहब को दाएं बाएं से अप्रोच किया गया जी, लेकिन क्योंकि ये फैसला हुआ था कि जो मिनिस्ट्रियाँ पीपल्स पार्टी के पास हैं, उनके जो साथ जुड़े हुए महकमे हैं उनकी पीपल्स पार्टी फैसला करेगी, जो ये यूआई के पास है उनके वो फैसला, और मिनिस्ट्रियों में मदाखलत नहीं की जाएगी। तो पीपल्स पार्टी ने कभी फाइनेंस या किसी और मिनिस्ट्री में मदाखलत नहीं की, इंटीरियर में या किसी तगड़ी मिनिस्ट्री में, तो इसी तरह मेरे ख्याल में जो पार्टी की मिनिस्ट्री है उसका फैसला भी पार्टी को ही करना है। नदीम अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बट साहब मैं आपसे टेक लेता हूँ, मुझे पता है आपसे, लेकिन बट साहब आप क्विकली बड़ी साहब बात करें आप, और मैं ब्रेक पे जाऊँ। नहीं, वो कैसा वो नदीम अफजल साहब चंद साहब चले गया, मेरी इतला है कि साथ ही बात करें आप, साथ ही हैं बात करें। एक निगरान शख्सियत ने
जरदारी साहब को कर, नजम सेठी को रहने दिया जाए। दूसरा, नदीम अफजल चंद साहब, शहीद बेनजीर भट्टो, 17 मार्च 2007 को मेरी बात हुई तो वो एक मुस्लिम लीग नून पर कहती थी कि मैं कभी एतमाद नहीं करूंगी, कभी एतमाद नहीं करूंगी। क्या पीपल्स पार्टी ने बेनजीर शहीद के बाद अपनी पॉलिसियां चेंज कर ली हैं? चंद साहब देखें, भट्टी साहब, इस मुल्क में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद जिन लोगों ने उस वक्त भुट्टो साहब को कोआला पे फांसी लगाने की बातें की, फिर MRD की तहरीक उनके साथ मिलकर चली, फिर बीबी के बाद हमने काफ लीग को भी साथ मिलाया। इस मुश्किल हालात में मुल्क के हालात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल हालात जिस पे पार्टी को हमेशा अपनी प्राइस, मेरे मुझे जवाब देने, मुझे उसकी पार्टी को प्राइस भी पे करनी पड़ती है, नजरियाती तौर पे भी और वैसे भी। तो पीपल्स पार्टी के लिए कई फैसले बड़े मुश्किल हैं, लेकिन रिकंसिलिएशन की बीबी की किताब पढ़ जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल में आप इस मुल्क के लिए इससे पहले आपने हमेशा अपनी रवायत को, बड़ी साहब क्विक ब्रेक है, मैसेज सेंड कर रहा हूं, चले आप मैसेज सेंड करें और हम भी फोन करते हैं। बड़े दिन से हमें इन्होंने शर्फ मुलाकात नहीं बख्शा, मगर आपने हमेशा की तरह इसी तरह बेलाग करते हैं। चंद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मगर जाते जाते मैं यहाँ पे ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, वो ये कि बंदर बांट सिर्फ दुबई में नहीं हो रही, यहाँ भी दौड़ ओहदों के लिए लगी हुई है। मुल्क वो वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, इस शराफिया की दौड़ ओहदों के लिए लगी हुई है, चाहे वो क्रिकेट का ओहदा हो या चाहे कुछ दूसरे ओहदे। ये कहा जा रहा है, अल्लाह करे मैं गलत कह रहा हूँ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बट साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपको आज बहुत आपके पास खबरें भी हैं। IMF के साथ डेड लॉक की बात तो हम बाद में करेंगे, ये डेड लॉक है या नोकी लॉक है। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक सवाल है PCB की चेयरमैनी का। अगर खुदा करे ठीक तरीके से हल हो जाए तो शायद हम डिफ़ॉल्ट से भी बच जाएँ, मगर आपके पास कुछ खबरें हैं दुबई में के हवाले से भी खबर आपके पास, और इससे जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में PCB की चेयरमैनी का जो झगड़ा है। देखिए काजी साहब, दुबई की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो अभी तक जो इतला मिली है वो ये मिली है, कोई सीट टू सीट एडजस्टमेंट और बाकी कोई बात नहीं। बात सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन की तारीख कब होनी है, इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जो है वो यही चाह रही है दुबई में भी बैठकर कि इलेक्शन को फिलहाल मौखर कर दिया जाए, इस मौके पर इलेक्शन का भी कराना, ज़रा वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार कर ली जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, नजम सेठी वाली जो बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के साथ ये इलेक्शन शेड्यूल हुए थे जिसमें पीपल्स पार्टी को नजम सेठी की जगह पर लाना था। लेकिन ये जो एक ग्रुप है वो डबल पॉलिसी कर रहा है। इस वक्त नजम सेठी के जो चाहने वाले हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर इलेक्शन को रुकवा चुके हैं, और उसकी तारीख जो है सिलेक्शन जी हाँ, उसकी जो सिलेक्शन होनी थी, ये 10 बंदों का बोर्ड होता है, ये 2 मेंबरान इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाता है, जैसे कि एक नजम सेठी साहब है, तुझे रमदे साहब अब बनाए थे। इन 2 अफराद में से जो 10 अफराद में इन्होंने सिलेक्शन करनी है और इलेक्शन करना है, बाज़ाब्ता वोटिंग करनी है, जो कि चीफ जस्टिस साहब बलूचिस्तान ने 17 जुलाई तक इसको रोकने का फैसला कर दिया है। अब ये देखें, ये 2 गेमें हैं। एक जानिब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया और नजम सेठी साहब हट भी गए, उनका ट्वीट भी आ गया, जबकि जो अब पीपल्स पार्टी को ओहदा मिलना था उसको कोर्ट के जरिए रुकवा दिया गया है। और इस मौके पर मैं आपको खबर दे रहा हूं कि दुबई में बार बार नजम सेठी साहब का जिक्र हो रहा है, और नजम मेरी खबर सिफारिशें हो रही हैं। जी हाँ, मेरी खबर के मुताबिक बड़ा है यार, ये बड़ा वाइटल है, ये मुल्क का एक बहुत, भट्टी साहब एक ऐसा मोड़ है इसमें हम सुरखरू हो सकते हैं अगर ओहदा ठीक बंदे को मिल गया तो। ये एक बात। और दूसरी बात ये जो इन्होंने कही है कि दुबई में सिर्फ इलेक्शन डेट की बात हो रही है, तो क्यों ना एक ऐसी तरमीम भी आ जाए कि जनाब जब तक हमारी पार्टी नहीं जीतने का कोई इम्कान नहीं है, इलेक्शन ना कराया जाए। ये वैसे बरसबील तज़किरा कर रहा हूँ, आपका क्या टेक है इन दोनों बातों पर भट्टी साहब? काजी साहब देखिए, मुझे PCB का तो इतना इल्म नहीं, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, दुबई में एक पार्टी को खत्म करने के अलावा कोई बात नहीं हो रही और सीटों के बांटने की हो रही है। सदर का नाम डिस्कस हुआ, सेनेट के चेयरमैन का नाम डिस्कस हुआ, वजारतों को हुआ, लेकिन पंजाब की एक जमात चाहती है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते जबकि उसके मुखालफिन को मुकम्मल तौर पर साफ ना करवाया जाए। ये मैं अपनी खबर पर कायम हूं और कहेंगे
तो अगर मुस्लिम लीग तरदीद करेगी कि तो जो इस मीटिंग में बैठा था उससे बात हुई है उसका नाम भी बता दूंगा, अगर आप हुक्म करेंगे, अगर ज्यादा मुझे फोर्स करेंगे। ये 2 वर्जन आ गए, एक आपका वर्जन आया और एक लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, आपकी अक्ल सलीम जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, ये फरमाएं कि क्या ये वक्त है इन अहदों का? ये चलें, वो तो आपकी बात मान ली कि दुबई में कुछ बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और मुल्क के वसी तर मफाद में ये लोग बैठे हैं, बड़ी ध्यानदारी से इस मुल्क को सर्व किया इन तमाम लोगों ने। मगर आप ये फरमाएं भट्ट साहब, ये इस मुल्क में किसी लड़ाई का वक्त है? जब कल आपके सामने डॉक्टर करामुल हक क्या कह रहे थे कि हमें अगर पैसे मिल भी गए तो हम फिर भी मुश्किल से बाहर नहीं निकलेंगे, और यहाँ लड़ाई चल रही है कि कोर्टों में जाकर पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा। देखिए काजी साहब, जो इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, वो सारे आपको पता है। बात यह है कि गुज़श्ता रात मैं बैंक से खबर दे रहा हूँ आपको ये भी कि मेरे साथ बैंक से जब पैसे निकलवाए हैं तो मेरे यहाँ आकर एक बंदे ने चाकू रख दिया और मुझसे पैसे ले गया, एटीएम वाला। मैं आपकी खबर दे दूं अपनी भी। हाँ। किसी ने चाकू नहीं रखा भट्टी साहब। आज मैं सुबह उठा तो मैंने अपना मोबाइल फोन देखा तो मेरे गरीब आदमी के हक के लाल के 25,000 4 दफ़ा किसी ने मुझे इतला किए बगैर निकलवा लिए थे। मैं बैंक का नाम नहीं लेता, उनको बड़ी सुबकी होगी, कहा गया कि मुझे वो वापस कर देंगे। मैंने भी अर्ज किया था। भट्टी साहब, आप खुशी नसीब है, लंदन बैठे हुए हैं इस वक्त। वो बात सुने भट्ट साहब, जिसने चाकू रखा गलत किया है। अब तो पाकिस्तान का पैसा वाइट कॉलर के जरिए खरबों रुपए बनाया जा सकता है। उस बेवकूफ को चाकू की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवा लेता। बेवकूफ है, स्टूपिड है। चलो कोई बात नहीं, अब दरगुजर करे, अपना समझे सदका दे दिया। अच्छा भट्ट साहब, अब ये मुझे बताएं, हमारी नस्ल के लोगों को इल्म है कि एक अनोखी लाख भी होता था, या अनोखी आए थे, और जारा पहलवान और अनोखी पहलवान पहले उनके बड़े भाई असलम से हुई थी क्या, और फिर जारा पहलवान से भी हुई थी और ड्रा हो गई थी। तो ये अब डेडलॉक तो ख़त्म नहीं हो रहा, और कहानी ये है कि याद रहे जारा पहलवान कुलसूम नवाज के रिश्तेदार हैं करीबी। जी हाँ, मुझे पता है, उसी खानवादे से ताल्लुक़ है इनका, एक बड़ा अजीम खानदान जिसने मुल्क को सर्व भी किया। और जारा पहलवान अनोखी से कितनी देर में मैच हारा था? जारा पहलवान नहीं, वो बराबर हुआ था, कितनी देर में जीत हुआ था? नहीं, जीता कोई नहीं था, ये ड्रा हुआ था। असलम साहब जो है, वो क्या नाम था यार, वो जो उनसे बड़े अंकल थे या भाई थे, वो हारे थे। भट्टी साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर इससे फुर्सत मिल जाए, क्लोजिंग करनी है और मैं इसी बात पे क्लोजिंग करता हूँ, अगर ये वाइटल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, पीसीबी का कौन बनेगा करोड़पति, ये खेल से अगर हम निकल जाएं तो ये इस मैशत ये करीबुल मर्ग मैशत कौन सोचेगा, ये आपकी गले पड़ेगी। और फिर आपने कहना मैं इक़्तिदार नहीं रहना, मैं तो नस्ल है। प्लीज़ उससे पहले हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे, और अल्लाह करेगा हम लेंगे। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।